Hello friends, good evening all of you. Welcome to Maluka. Welcome to our 6 PM daily आंसर राइटिंग क्वेश्चन, जिसमें हम GS 1 से लेकर GS 4 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ है उसके रिगार्डिंग हर दिन एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है काफ़ी रेलेवेंट है फ्रॉम पेपर 2 एज वेल एज द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। द टॉपिक इज रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे पेपर 2 में भी रिफ्लेक्ट होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट के बारे में हमें बहुत बार पूछा जाता है, 1956 के एक्ट के बारे में, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, कौन कौन से डिमांड्स टाइमली इमर्ज होती जा रही है जब हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की बात करते हैं तब। और प्रीलिम्स में भी पर्टिकुलरली इस एक्ट के बारे में हमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी पूछे जाते हैं। इवन द इम्पॉर्टेंट कमीशंस रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज का क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। ये जो डिस्कशन है ये आपको अवेलेबल किया जा रहा है इन हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज पंजाबी, और ये जो फाइल है इसकी PDF फाइल ये साइमल्टेनियसली आफ्टर द डिस्कशन आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुका। सो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास एज अ रेफरेंस के तौर पर रख सकते हो। सो आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक पर डिज़ाइन किया गया था, उसकी डिमांड क्या थी और किस प्रकार से आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में इसका एक आंसर प्रॉपरली लिख सकते थे। So let's start. Question was, elaborate करना है हमें यहाँ पे। Particularly the keyword is very most important, जो हमें पूछा जाता है जनरली हमारे क्वेश्चन में। Elaborate करना है हमें, elaborate on how there is a changed scenario for demand of new state post 1990। अब ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट 1990 में किस प्रकार के डिमांड जो हमें चेंज होती हुई नज़र आती है जब हम रिगार्डिंग बात करते हैं न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन की। सो कॉन्ट्रास्ट इट विद द डिमांड्स दैट एग्जिस्टेड इन प्राइवेट डिक्टेटरशिप, यानी इसके पहले की डिमांड्स क्या थी फिर 1990 के पहले, वो भी हमें देखना है। सो 1990 के बाद नए राज्यों की मांग का परिदृश्य किस प्रकार का बदला है, और इस पर विस्तार से प्रकाश डालें और इसकी तुलना पिछले दशकों में मौजूद मांगों से भी करें। अब ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें दो सिनारियो हमें पर्टिकुलरली हाईलाइट करने हैं। एक तो प्री 1990 का सिनारियो क्या था, यानी 1990 के पहले के सिनारियो किस प्रकार का था, किस प्रकार के डिमांड इमर्ज हो रही थी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। तो उसके लिए हमें कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ कमीशंस का डिनोशन करना पड़ेगा विच वेर सेटअप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो उसमें कौन कौन सी पर्टिकुलरली डिमांड्स इमर्ज हो रही थी, उसके एक दो एग्जाम्पल्स और कमीशन आप डिनोट कर सकते हो। और उसके बाद पोस्ट 1990 में किस प्रकार के डिमांड इमर्ज होने लग गई, और आज का सिनारियो क्या है पर्टिकुलरली जब हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स या फिर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न्यू स्टेट को फॉर्म करने की बात करते हैं तब। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन के डिमांड के थ्रू आंसर में क्या करना था, डिनोट करना था। सो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के दौरान की, तो 1948 में हमें सबको पता है कि धर कमीशन, जस्टिस SK धर के अंडर में एक इम्पॉर्टेंट कमीशन गठित की जाती है। तो उसके कंटेक्स्ट से सबसे पहला जो रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया के हिस्ट्री में होता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो था 1956 का। सो सबसे पहला 1956 का इंट्रोडक्शन में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ बैकग्राउंड आपको एक तरीके से हाईलाइट करना है। परिचय में जब भी आप लिखते हो तो 1956 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने मिलता है। अब ये जो पहला रीऑर्गेनाइजेशन था ये उन स्टेट्स का था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो था आंध्र प्रदेश का। सबसे पहला जो स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिमांड दैट इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद फिर ये डिमांड ही पहले से सदर्न स्टेट से आई हुई नजर आती है हमें रीऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके बाद फिर कर्नाटका है, केरला है, इस प्रकार के जो सदर्न स्टेट्स है ये कहीं ना कहीं डिमांड करने लगते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन के, और वो फॉर्म भी होते हैं उसी बेसिस पर भी। उसके बाद 1966 के आसपास फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी इस प्रकार की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब वहाँ की जो डिमांड थी वो लिंग्विस्टिक तो थी, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर तो थी, लेकिन उन्होंने और एक चीज़ उसमें ऐड कर दी, वो है रिलीजियस बेसिस पर भी। सो रिलीजन, जहाँ पे जो रिलीजन डोमिनेंट है पर्टिकुलरली उस रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर भी रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दैट इज द सेकंड मोस्ट डिमांड 1966 के दौरान जो हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होती नजर आती है। अब जब उसके सामने जब हम जाते हैं तो 1971 और 1987 में
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की डिमांड होती हुई नजर आती है। और इसीलिए जब आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 1971 से लेकर 1987 में जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो रीऑर्गेनाइज्ड हुए उनकी अलग अलग डिमांड्स थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे दे वर डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो उन्होंने इथनिक बेसिस पर, इथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर डिमांड की कि हमारी रीऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अलग अलग फेजेस 1990 के पहले के हमें 3 प्रकार के फेजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सो इंट्रोडक्शन में ये कुछ हद तक आपको बैकग्राउंड पर्टिकुलरली मेंशन करना है। नेक्स्ट फिर हम बॉडी की तरफ जब आते हैं तो बॉडी में फिर आपको वो जो पहले का सिनारो था 1990 के पहले का वो कुछ हद तक क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब जब हम एडिशनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो थे, उसमें सबसे पहला जो कमीशन गठित किया गया था वो था जस्टिस एस.के. धर के अंडर में। जस्टिस एस.के. धर के अंडर में 1948 में, जून 1948 में इस प्रकार का एक इम्पॉर्टेंट कमीशन गठित किया जाता है। ये जो कमीशन है ये दिसंबर 1948 में अपना रिकमेंडेशन देता है थ्रू अ रिपोर्ट, और वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पर, यानी प्रशासनिक के बेसिस पर होना चाहिए, उसका कन्वीनियंस का उसके बेसिस पर होना चाहिए। अब इससे क्या हो गया, इससे रिजेंटमेंट फैल गई, यानी एक तरीके से अस्वस्थता हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी डिमांड उसके पहले आने लग गई थी इथनिक बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर। अब ये रिजेंटमेंट को सॉल्व करने के लिए फिर इमीडिएटली एक इम्पॉर्टेंट कमेटी, अब देखो इसका रिपोर्ट आता है दिसंबर 1948 में, और दिसंबर 1948 में एक नई कमेटी गठित की जाती है जो थी JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पिट्टाभी सिट्टारामैया। इनके अंडर में दिसंबर 1948 में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी गठित की जाती है। पहले तौर पर वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये भी पहले तौर पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उस दौरान एक तेलुगु लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। अब ये हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। इनकी लगभग दिसंबर 1954 में डेथ भी हो जाती है। अब ये हंगर स्ट्राइक पर चले जाने के बाद इनकी स्पेसिफिकली डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश को, जो मद्रास स्टेट का पहले भाग था, उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट जो है वो एक तरीके से बनाया जाए। तेलुगु पीपल वहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज वाले पीपल तेलुगु पीपल्स थे, उसके बेसिस पर। तो ये जो डिमांड की गई थी आफ्टर उनकी डेथ हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक तरीके का पूरे इंडिया में एक इस प्रकार की प्रोटेस्ट लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। अब इसके चक्कर में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेना ज़रूरी पड़ा, और उसी के बेसिस पर फिर ऑल स्टेट्स के थ्रू एक डिमांड आने लग गई कि इस इशू को री एग्जामाइन किया जाए, और री एग्जामाइन करने के लिए फिर फजल अली कमीशन गठित की जाती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कमीशन वॉज फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको कहा जाता है। और फजल अली कमीशन जो 1953 में बनाई जाती है, वो सितंबर 1955 में अपने रिकमेंडेशन सामने रखती है, और 4 क्राइटेरियाज जो है वो सामने रखती है कि जिस भी स्टेट को आपको रीऑर्गेनाइज करना है या फिर न्यूली फॉर्म करना है तो उसके 4 क्राइटेरियाज होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया वो बताता है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया वाज देयर शुड बी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलैरिटीज व्हाइल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सेकंड डिमांड वाज कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन और प्रिजर्व करने के कंटेक्स्ट से ही रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। थर्ड डिमांड जो या फिर थर्ड क्राइटेरिया जो रखा जाता है वो था एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस उसमें होने चाहिए। और चौथा जो क्राइटेरिया फजल अली कमीशन के द्वारा रखा जाता है वो था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी एंश्योर्ड। सो दीज वेर द 4 क्राइटेरिया डिजाइन बाय द फजल अली कमीशन। और आज भी हम देखते हैं कि जब हम रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो फजल अली कमीशन के जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाता है। तो इन 3 कमेटी के एक सिनारियो को आप एक तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते थे। इस कमीशन के बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है, क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा,
और 7th अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाता है। एक नया अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आता है जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाता है, वो था यूनियन टेरिटरीज का। यूनियन टेरिटरीज इसके पहले नहीं थी, उसके पहले हम प्रोविंसेस और एक तरीके से स्टेट्स पर्टिकुलरली, और ब्रिटिश इंडिया में हम प्रोविंसेस और प्रिंसेस स्टेट के कंसेप्ट से जाते थे। तो यूनियन टेरिटरीज वाला एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद आता है। और जो ब्रिटिश टाइम में जो कैटेगराइजेशन किया गया था ऑफ द स्टेट्स यानी प्रोविंसेस और प्रिंसेस स्टेट्स का, जिसमें ABCD इस प्रकार के 4 पार्ट बनाए गए थे। ए में पर्टिकुलरली जो इस प्रकार के प्रोविंसेस थे जो फुल्ली गवर्न बाय द गवर्नर्स थे। बी कैटेगरी में डाले गए थे ऐसे स्टेट्स, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जहां पे लेजिस्लेचर है। सी में डाले गए थे मीडियम साइज के कुछ प्रिंसली स्टेट्स, और डी में डाले गए थे कुछ ऐसे स्टेट जिनको स्पेशल स्टेटस बहाल किया गया था, और इसमें अंडमान निकोबार जैसे स्टेट्स को डाला गया था। तो ये जो कैटेगराइजेशन था, इसका ए और बी का जो कैटेगराइजेशन था उसको रिपील कर दिया, और सी को जो है वो एक तरीके से एबॉलिश कर दिया। क्लियर पॉइंट। और इसके बाद फिर नए नए स्टेट्स का हमें गठन होता नजर आता है। तो कुछ स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो वो था केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर कुछ डिमांड्स आने लग गई, वो थी अलग अलग बेसिस पर भी। जैसे लिंग्विस्टिक के बाद कुछ डिमांड्स आने लग गई कल्चरल बेसिस पर, कुछ डिमांड्स आने लग गई वो थी इथनिक या फिर इथनिसिटी के बेसिस पर, और कुछ डिमांड्स आने लग गई रिलीजन के बेसिस पर, जिसका एक बैकग्राउंड हमने देखा। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर द बेटर गवर्नेंस की, हमें इंश्योर क्या करना होता है किसी भी स्टेट्स को, उस रीजन में पर्टिकुलरली वेलफेयर ऑफ द पीपल और बेटर गुड गवर्नेंस को हमें प्रमोट करना। तो बेटर और गुड गवर्नेंस को जब हम प्रमोट करने की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो उसी के बेसिस पर कुछ सेपरेटिस्ट इंटेंट भी 1990 के पहले हमें इमर्ज होता नजर आता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना इस जैसे स्टेट जो है कहीं ना कहीं एक अपने अपने लेवल पर आइडियोलॉजी के बेसिस पर मूवमेंट्स के जरिए अपने अपने डिमांड्स को सामने रख रहे थे। कुछ लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स थी, कुछ लोगों की करप्शन को लेकर डिमांड्स थी कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो अगर रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए तो हम एक बेटर गुड गवर्नेंस को, डेवलपमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को, ट्रांसफरेबिलिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को प्रमोट कर पाएंगे। तो इसके बेसिस पर फिर MP से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, यूपी से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड अलग हो जाता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रिसेंटली स्टेट जो हम कहते हैं रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो सिनारियो है ये पोस्ट 1990 में भी आप लिख सकते हो। सो इसके लिए ऑब्वियसली अभी प्रेजेंट लेवल पर भी अलग अलग लेवल पर डिमांड हमें आती हुई नजर आती है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ एक नया राज्य होना चाहिए। इवन 91st अमेंडमेंट एक्ट यानी दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो दिल्ली को भी स्टेटहुड की डिमांड की जाती है। इवन उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकार के, वो चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, इस प्रकार के अवध प्रदेश हो, इसके अलग अलग स्टेट्स बनाने की भी डिमांड आती हुई नजर आती है। इवन आसाम में भी बोडोलैंड है जो इथनिक या फिर ट्राइबल ग्रुप्स जो है पर्टिकुलरली डिमांड करता है इथनिक बेसिस पर नया स्टेट रीऑर्गेनाइज करने की। तो ये जो डिमांड्स है दीज ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द प्रेजेंट सिनारियो इन योर आंसर पर्टिकुलरली। सो पर्टिकुलरली आर्टिकल 3 हम सबको पता है, आर्टिकल 3 का भी आप जिक्र कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस है फॉर द न्यू स्टेट, ये पर्टिकुलरली आती है कि एक तरीके से एक रेफरेंस इनिशिएट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो रेफरेंस फिर एक तरीके से सामने रखा जाता है स्टेट असेंबली में। स्टेट असेंबली में फिर उसके लिए एक नया बिल लाया जाता है। वो बिल पास होने के बाद फिर एक सेपरेट बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, और उसके बाद फिर एक नया स्टेट जो है वो बन सकता है अंडर आर्टिकल 3। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्रेजेंट लेवल तक के यू कैन मेंशन इन योर आंसर। और एट द एंड इस आंसर को आपको कंक्लूड करना था कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन अब तक का हुआ है वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पर हुआ है, जैसे लिंग्विस्टिक है, इथनिक है, रिलीजियस है, अलग अलग बेसिस पर हुआ, कल्चरल बेसिस पर हुआ। लेकिन जब हम मोस्ट वायबल ऑप्शन की बात करते हैं फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, दिस इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की जब हम बात करते हैं उसमें सोशल और इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी प्रमोट किया जाए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सामने रखा जाए। दिस इज द वे फॉरवर्ड वी कैन मेंशन। सेकंड इज जो डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है। डेमोक्रेटिक कंसर्न्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी को बूस्ट करने के लिए? वो थे डेवलपमेंट, वो है गवर्नेंस,
और डिसेंट्रलाइजेशन, इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सामने रखा अगर जा रहा है तो वो एक बेस्ट वायबल ऑप्शन हो सकता है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, ना कि सिर्फ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज को हम सामने रखें। थर्ड यू कैन मेंशन इज कि जो फोकस होना चाहिए वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को प्रमोट किया जाए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, उसके साथ साथ डेवलपमेंट को भी सामने रखा जाए। एंड लास्ट इज जब हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, इंडिया में जब हम लोकशाही की बात करते हैं तो हमने सेपरेटिज्म को एक तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए और दूसरी तरफ हमने इंटीग्रेशन को किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं डिमांड होनी चाहिए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसको आप आपके लैंग्वेज में पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं लिख सकते थे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में। सो आपको जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें पर्टिकुलरली वी ऑलरेडी मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस ऑल्सो, कि किस प्रकार के अप्रोच के साथ उसको आपको जाना है। सो मलुका एस के द्वारा जीएस फाउंडेशन 2024 के लिए काफ़ी एक कम फी स्ट्रक्चर में आप सबको एक साल का पूरा कोर्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन द ऑनलाइन बेसिस। सिर्फ 9,000 रुपये में आप सबको जीएस के बेसिक प्लस एडवांस बैच 2024 के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑनलाइन ये क्लास रहेगा जिसमें साल भर के जीएस प्लस एनसीईआरटी के क्लासेस, उसमें फिर मेंटोरशिप, वीकली टेस्ट, सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं। सो आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्कैन कोड है, उसको भी स्कैन कर सकते हो। उसके साथ साथ कोई भी क्वेरीज हो यू कैन कॉल ऑन द नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये जो मॉडल आंसर था ये आपके सामने अवेलेबल है, जिसको ऑलरेडी हमने अलग अलग लेवल पर डिस्कस किया गया है और उसके डिफरेंट डायमेंशंस को भी हमने क्या किया है, कवर अप किया है। सो ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुका है, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप एक तरीके से स्प्रेड अप कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। सो मिलते हैं कल इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।